तो आइए रिपोर्टर्स लाइव की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कैसे कूड़े का पहाड़ धधक रहा है सीधे लिए चलते हैं आपको प्रेम भारद्वाज के पास। प्रेम, 20 घंटे हो चुके हैं लेकिन कूड़े का पहाड़ अब भी धधक रहा है और ये धधकता हुआ पहाड़ राजनीति को भी खूब गरमा रहा है। ग्राउंड की रिपोर्ट क्या कहती है? ओवर टू यू प्रेम। देखिए लाभी, जब गाजीपुर के जो पहाड़ है उसको लगे तब से जो दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उसको दम घोटू जहरीले हवा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो लोग रह रहे हैं उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके आग को लेकर जो आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ये भी लगातार शुरू हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी बोला है कि जो 2023 तक जम घोटू हवा को लैंडफिल साइट को खाली कराने की बात की गई थी। हालांकि 2023 बीत जाने के बाद भी अप्रैल आ गया, अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। हालांकि जो दिल्ली मेयर के जो शैली ओबराय हैं उन्होंने अभी इसको उन्होंने विजिट किया और देखा, स्थिति को जायजा लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो की हकीकत यह है कि अभी भी वहां से भी जो है धुएं की जो निकल रहे हैं और पत्रकारों को भी वहां पे जो जहां पे आग लगी है पत्रकारों को भी जाने के लिए मना कर दिया गया। हालांकि जो बीजेपी जो प्रेसिडेंट है दिल्ली प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने भी बोला कि जो कितने भी तरीके के जो यहाँ पे जो मशीनें हैं जो उपकरण है जो कि कचरे को निस्तारण के लिए काम कर रहे थे वो खराब हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और हालांकि जो दमकल है दमकल भी बिल्कुल आग पर जो है काबू नहीं पाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो लगातार जो आग धधक रहा है और कहीं ना कहीं जो स्टैंडिंग कमेटी की बात की जा रही थी कि जब शैली ओबराय प्रेस से सब बातचीत कर रहे थे तो बोला जा रहा था कि स्टैंडिंग कमेटी की भी बात की जा रही है कि स्टैंडिंग कमेटी का जल्दी जो है नियुक्त किया जाएगा। अभी इन सारे मामलों पे भी स्टैंडिंग कमेटी की बन पाई है और नहीं जो लैंडफिल साइट है उसको भी निस्तारण का काम जो है बिल्कुल किया जा रहा है। आपको बता दूं कि तीन जो लैंडफिल साइट है, बिलसवा हो या फिर गाजीपुर हो, उन्होंने बताया कि बिलसवा में बिल्कुल भी साफ है, लेकिन गाजीपुर जो है गाजीपुर का जो कूड़े का जो पहाड़ है वो आम आदमी पार्टी के लिए सबब बनता जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी नगर चुनाव का दौर है और आम आदमी पार्टी के लिए ये फिर से चुनावी आग जो है धधक गई है। मैं राजनीति की बात करूं उससे इतर एक बात प्रेम आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर आसपास रिहायशी लोग भी है, रिहायशी इलाका है। बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली की आबो हवा इस धुएं से खराब हो रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या वहां पर 30 फायर ब्रिगेड को लगाना पड़ा है और चुनौती क्या आ रही है, आग क्यों नहीं बुझ पा रही है, कब तक एक्सपेक्ट किया जाए कि दिल्ली वासियों को इस धुएं से मुक्ति मिलेगी? देखिए लावनी, अभी शैली ओबराय प्रेस से बातचीत करके बता रही है इसका मुख्य वजह नहीं लग पाया और कब तक आगे साफ आएगा इसका भी अभी अंदाजा नहीं लगा, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार जो है वहां संख्या बढ़ोतरी की जा रही है। किसी तरीके से आग को जो है वो नियंत्रण में किया जाए, जो धुएं जो विषैली जो धुएं जो निकल रही है, जहरीले धुएं जो निकल रही है उस पर किसी तरीके से नियंत्रण पाया जाए। हालांकि अभी तक पूरा तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ कि आग जो है कब तक शांत हो पाएगी। लेकिन देखिए शाम का वक्त था, अभी फायर ब्रिगेड पहुंचा था, कुछ मामला आग का जो था वो शांत हुआ था, लेकिन देखिए फिर धीरे धीरे दिन का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और आग की जो चपेट बढ़ती जाएगी और जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। जो कोंडली विधायक है मोनू वो कुलदीप वो भी लगातार वहां पे जाके भ्रमण कर रहे हैं। और जो अभी बात आपने की रिहायशी इलाके वीरेंद्र सचदेवा ने बोला कि मयूर विहार इलाके में रहता हूँ, यहाँ पे लोगों को दम हवा और सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो अभी आग पर नियंत्रण कर पाना और समय निर्धारित करना ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जल्दी से बता दीजिए, बीजेपी के नेता आज वहां पर दौरा करने वाले हैं। जी हाँ, कल ही उन्होंने बोला था कि मैं खुद जाके वहां पे जायजा लूंगा क्या बात है, क्या पूरी तरीके से कब तक ये पूरा निस्तारण किया जाएगा। क्योंकि देखिए आरोप और प्रत्यारोप का राजनीति तो चलता रहता है। हालांकि जो वो खुद वहां पे जाके अपनी बातों को रखने वाले हैं। जी लाभनी। चलिए प्रेम, अब दिल्ली से निकलकर इस कूड़े की ढेर की राजनीति में आम आदमी पार्टी फंस रही है। आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब आप एमसीडी में हैं तो ये कूड़े का ढेर अब तक क्यों नहीं खत्म किया गया। इन बड़े सवालों के साथ राजनीति तेज है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, जिनकी आज डबल परीक्षा होने वाली है, आलोक के पास सीधे चलते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख है, संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आलोक अरविंद केजरीवाल, आज हाईकोर्ट से लेकर राउज एवेन्यू तक डबल परीक्षा से गुजरेंगे। क्या कहता है आज का पूरा ये घटना चक्र? क्या लग रहा है, जेल या फिर बेल? देखिए हाईकोर्ट में अभी अरविंद केजरीवाल ने क्योंकि याचिका डाली थी उस पर सुनवाई जो है वो पूरी कर ली गई थी और आज 1 बजे जो है इस पर फैसला आना है।
अगर आप देखें इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की उम्मीदें जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल ने याचिका डाली थी, उस याचिका में साफ तौर पर ये कहा था कि उन्हें जो है जमानत मिलनी चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट में जो है वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल की परीक्षा है। और दूसरा जो इंसुलिन को लेकर विवाद हुआ है और लगातार आम आदमी पार्टी जो है इसको लेकर हमलावर है, उस पर भी सुनवाई होनी है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन जानबूझकर इंसुलिन नहीं दे रहा था, क्योंकि आम आदमी चलिए पार्टी इस वक्त आलोक अभी तुरंत ये अपडेट आ रहा है कि केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है। देखिए बिल्कुल, और जैसा हम और आप पहले बात कर रहे थे, क्योंकि जो आधार बनाया था अरविंद केजरीवाल ने इस याचिका का, वो उस आधार पर पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं का बेल रिजेक्ट हो चुका है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद जो है वो इस याचिका से नहीं थी, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि शराब स्कैम का किंग पिंग जो है वो अरविंद केजरीवाल है। और ईडी लगातार ये हर एक कोर्ट में, चाहे आप देखिए सुनवाई जो है वो न सिर्फ राउस एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में ईडी ने ये कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और जो मनी ट्रेल की बात हो रही है उसको भी स्थापित कर सकती है ईडी। ये ईडी के एडवोकेट ने हाई कोर्ट में दलील दी थी। तो उसके बाद बहुत ज्यादा उम्मीद बचती नहीं थी अरविंद केजरीवाल के पास। हालांकि उम्मीद पर दुनिया टिकी है और अभी ज्यादातर उम्मीद जो है उम्मीद वो पर दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए, एक उम्मीद तो पूरी तरह से पानी फिर गया, एक उम्मीद पर याचिका खारिज कर दी गई है हाई कोर्ट में। लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट में इंसुलिन के मसले को लेकर एक बार फिर से जैसे सियासत गरमाई है, आज उनकी डाइट दवा से जुड़ी हुई याचिका पर फैसला आना है। क्या लग रहा है, यहाँ क्या उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? क्या उम्मीद पूरी होगी यहाँ पर? देखिए, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता हैं आतिशी, दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबूत पेश किए हैं, उस सबूत में यानी कि आतिशी लगातार ये कह रही है कि जेल प्रशासन जो है वो उन्हें इंसुलिन दे ही नहीं रहा है, जबकि जेल प्रशासन के तरफ से या फिर ईडी के तरफ से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन की मांग ही नहीं की, तो उन्हें इंसुलिन कैसे देते हैं। इस पर जो है आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को स्लो डेथ की तरफ भेजा जा रहा है और एक बड़ी साजिश जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर हुई है। तो आज राउस एवेन्यू कोर्ट ये फैसला करेगा कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल के साथ साजिश हो रही है या फिर जो है ईडी या फिर जेल प्रशासन जो कह रहा है वो सही है। देखिए, ईडी के तरफ से या फिर जेल प्रशासन के तरफ से जो सबूत पेश किए गए, यानी जो मीडिया में बातें कही गई, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जेल प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, तो ईडी को वो जानकारी क्यों दे रहे हैं, ईडी ये जानकारी क्यों दे रही है। क्या ईडी के सोर्सेज जो हैं वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं? और सब एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के हर एक मिनट को कैमरे में कैद किया जा रहा है। आरोप बड़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोपों के लगाने के बाद जो स्थिति है वो कोर्ट के सामने तथ्यों और सबूतों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। एक तथ्य, एक सबूत सामने रखा जाता है और उसी के आधार पर कोर्ट फैसला देता है। दिल्ली हाई कोर्ट से तो राहत नहीं मिली, अब राउस एवेन्यू कोर्ट में क्या होता है इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आलोक के साथ अब चलते हैं सीधे रोहिल बशीर के पास। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनआईए टेरर फंडिंग पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है। श्रीनगर में 9 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। रोहिल, बड़ी छापेमारी, बड़ी कार्रवाई, ये कितनी बड़ी सफलता? ओवर टू यू। देखिए लावनी, आज सुबह ही जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी तरफ से श्रीनगर के 9 इलाकों में छापामार कार्रवाई की गई है और जानकारी ये मिल रहा है कि टेरर फंडिंग मामले को लेकर ये छापामार कार्रवाई की गई है। और एनआईए के साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो भी मौजूद थी। और जो 2022 में, मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2022 में ये मामला जो है एनआईए की तरफ से वो दर्ज किया गया था। उसके बाद लगातार जो है कई
छापेमार कार्रवाइयां इस के बारे में हुई है और आज एक बार फिर से जो है ये छापेमार कार्रवाइयां की गई है। हालांकि अभी तक किसी के अरेस्ट होने या कोई रिकवरी जो है उसकी खबर नहीं आई है हमारे पास, लेकिन जिस तरीके से छापेमार कार्रवाइयां अभी भी लगातार जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो एनआईए की तरफ से वो पूरी तरीके से जानकारी जो है वो दी जाएगी कि क्या रिकवरी इसमें हुई है या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लेकिन जो टेरर फंडिंग मामला है जिसमें खास तौर पे बताया जा रहा है जो एलईटी टेरर आउटफिट है या हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन है या टीआरएफ आतंकी संगठन है, तो जिस तरीके से उनकी तरफ से लगातार जो कार्रवाइयां की गई थी, चाहे आईडी कार्रवाइयां हो चाहे जो नार्को टेरर का मामला हो, तो उसको लेकर लगातार जो है छापेमार कार्रवाइयां एनआईए की तरफ से की गई और एक बार फिर से जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी तरफ से छापेमार कार्रवाई श्रीनगर के 9 इलाकों में की गई है, जहां पर अभी जो है उनके साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी एस्कॉर्ट कर रही थी। हालांकि अभी तक ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा और उसके बाद एनआईए की तरफ से एक प्रेस बयान भी जारी होगा कि किस मामले को लेकर खास तौर पे छापेमार कार्रवाई की गई है और क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। दो महत्वपूर्ण बातें, एक तरफ तो इलेक्शन के समय ऐसी छापेमारी, ये बड़ी कार्रवाई, दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ पर टारगेट किलिंग का जो सिलसिला शुरू हो गया था पहले ही साल, अगर इस साल की बात करें तो अब तक 3 टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ये छापेमारी आतंकवादियों पर कितना बड़ा प्रहार मानी जा सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं आतंकवाद पर जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई है, जब से धारा 370 335 को हटा लिया गया था, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पूरे कश्मीर घाटी में जो है नॉन लोकल लेबर के ऊपर जो है लगातार हमले किए जा रहे थे, जिसके बाद कई मामले जो है एनआईए की तरफ से जो है वो दर्ज किए गए थे। लेकिन कुछ दिन पहले हमने एक बार फिर से देखा कि जो नॉन लोकल लेबर है, जो बिहार के रहने वाले थे, किस तरीके से उन पर जो है आतंकी की तरफ से एक बार हत्या की गई है और लगातार ये जो सिलसिला है आतंकियों की तरफ से वो जारी है, थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ से जो सुरक्षा बल के जवान जो है वो लगातार आए रोज जो है प्रहार कर रहे हैं आतंकवाद पर। लेकिन इस बार जो है 2 दिन पहले जो मामला पेश आया था दक्षिण कश्मीर में बिजबिहारा के इलाके में, जहां पर एक और बिहार के रहने वाले मजदूर की हत्या की गई थी आतंकियों की तरफ से। तो इन जैसे मामलों को लेकर जो है लगातार सुरक्षा बल के जवान बड़े बड़े प्रहार, बड़े बड़े ऑपरेशन चला रही है। लेकिन दूसरी जान बड़े बड़े प्रहार, बड़े बड़े ऑपरेशन, टेरर पर एक बड़ा प्रहार एनआईए जारी रख रहा है। बार बार इस तरीके का कृत्य करने की कोशिश, कहीं ना कहीं से कश्मीर को दिलाने की कोशिश जो लोग करते हैं और उनके लिए आधार जो टेरर फंडिंग बनती है उस पर ये बड़ा प्रहार। रोहिल के बाद सीधे जरा पूर्वोत्तर की तरफ अब जल्दी से चलते हैं। अरुणाचल में 4 सीटों पर रीपोलिंग की खबर है और इसके साथ साथ आज का दिन मणिपुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर 11 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग जारी है। तेजू तालुना को हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। तेजू, खास तौर से मणिपुर में अभी जो प्री पोलिंग हो रही है उसके क्या हालात हैं और अरुणाचल जिन 4 सीटों पर पुनः मतदान के लिए अब सामने तस्वीर आ गई है, वहां की क्या तैयारियां हैं? मणिपुर के जो 11 पोलिंग स्टेशन में अभी एक पोलिंग जारी है, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन से पूछने पर वहाँ पे अभी तक शांति से लोग सुबह से वोट कास्ट करने के लिए आके क्यू पे खड़े हैं और अभी तक सो फार कोई भी इंसिडेंट पिछली बार की तरह तो नजर नहीं आए हैं और अधिकारी के कहना से शायद ये आज के दिन तो शांति से मणिपुर का 11 पुलिस स्टेशन जो है शांति से जाएंगे। और खासकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 4 जिले में फिर से रीपोलिंग होने हैं 24 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 2 बजे तक के टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वहाँ 4 जिले में से पहला आता है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में 8 बामेन कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पुलिस स्टेशन पे रीपोल होगा और कुरुंग डिस्ट्रिक्ट से न्यापिन कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पुलिस स्टेशन पे होगा और अपर सुबनसिरी जिला में 22 नचो कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 पोलिंग बूथ्स में रीपोल होने हैं और शियान डिस्ट्रिक्ट में एक 32 रंगोन कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वहाँ 2 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल होने वाला है। जी, तेजो, कितना बड़ा चैलेंज हो जा रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए ये रीपोलिंग कराना, क्योंकि जब हम मणिपुर की बात करते हैं हमने पहले चरण में हिंसा देखी, आप कह रही हैं कि आज तैयारियां और ज्यादा टाइट है। कुछ ऐसी ही बातें अरुणाचल प्रदेश में भी सामने आई थी, 8 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग होगी। अब ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन कितना ज्यादा सख्त अब दूसरे रीपोलिंग को लेकर नजर आ रहा है, ग्राउंड से अगर आपसे समझना चाहें तो? जी, यहाँ पे अरुणाचल स्थिति
फार फेच एरिया है और नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी बहुत ही दिक्कत है, और ऊपर से यहाँ वेदर भी ठीक नहीं है, अभी बारिश की मौसम है, और इसी चलते पुलिंग स्टेशन पे यहाँ पे इंसिडेंट्स, हादसा, एक दूसरे के ऊपर मारपीट करना, बूथ कैप्चरिंग का एलिगेशन लगाना, ये खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत ही ज़्यादा एलिगेशन है कि एक दूसरे के बूथ कैप्चर के और यहाँ ईवीएम मशीन की तोड़ने की चक्कर में यहाँ रीपोल जी। फिर से हो रहे हैं। खासकर ये कुरुंकुरमे में तो वहाँ पे ईवीएम मशीन ही तोड़ दिया था जनता ने, और ये पॉलिटिकल राइवलरीज ने तोड़ दिया था। तो ये ईवीएम मशीन इतना दूर से ला के आना और फिर से रीअरेंज करके नया ईवीएम मशीन ट्रांसपोर्ट करना, ये भी बहुत बहुत होती ही है, लेकिन चैलेंजेस इस बार है। इलेक्शन कमीशन ने भी कमर कस रखी है कि निष्पक्ष रूप से सही और स्पष्ट तस्वीर के लिए रीपोलिंग करानी पड़ी तो कराएंगे, और वही तैयारी इस बार जमीन पर दिखाई दे रही है। अब जमीन पर धरातल पर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां अगले 6 चरणों के लिए भी जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हरिगढ़ में गरजते हुए नजर आएंगे। दिवाकर दीक्षित हमारे साथ सीधे हरिगढ़ से जुड़ रहे हैं। दिवाकर, प्रधानमंत्री के आज के दौरे को लेकर हरिगढ़ कितना तैयार? ओवर टू यू। देखिए, मैं बताऊं आपको लवली कि 2 बजे आज प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी। मैं सीधे साक्षरता द्वार के पास खड़ा हूं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी की सभा होनी है। आपको बताया कि स्वच्छता की बात करें तो लगातार 2-3 दिन से यहाँ पर एसपीजी की टीम पहले से स्वच्छता में तैयार है, 4 प्रबंध स्वच्छता यहाँ पर। लेकिन जो मुख्य बात बताई जा रही है, हरिगढ़ महानगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें बशीर गौतम, जो कि लगातार तीसरी बार जिनको सीट मिली है, और हाथरस से अमित प्रधान वाल्मीकि को टिकट मिली है। उन दोनों के लिए वोट करने के लिए समर्थन मांगेंगे मोदी और योगी, दोनों की सभा यहाँ पर है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से मोदी और योगी कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेंगे और वोटर में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। शायद मन और मतभेद जो थे लोगों में, शायद बदलने का प्रयास करेंगे मोदी जी। लावनी, एमवाई फैक्टर की बात विपक्षी गठबंधन करता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मोदी और योगी भी एमवाई फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूपी के लिहाज से। इस बार 80 की 80 सीटों पर ताल ठोकने की बात है। हरिगढ़ हो या फिर हाथरस हो, क्या आप ग्राउंड पर बीजेपी के लिए कोई चुनौती देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर चुनौती की बात करें तो विजेंद्र सिंह, जो कि पहले भी विधायक और सांसद रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जो कि इंडी गठबंधन के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिली है। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा है वीरेंद्र सिंह यहाँ पर, जो कि सतीश गौतम के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती। आपको बताएं, यहाँ पर लोगों में बताया जा रहा था कि व्यापारियों में रोष है सतीश गौतम को लेकर। तो यहाँ पर औद्योगिक विकास मंत्री अभी कुछ दिनों पहले आए थे व्यापारियों से बात करने के लिए, तो मंत्री यहाँ पर आकर सभा कर रहे हैं, कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाह रहे, जिससे कि कोई भी जो कार्यकर्ताओं में रोष है या कोई मन या मतभेद है उसमें रहे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। लाभ चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवा के रुख को बदलने का पूरा जिम्मा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आक्रामक अंदाज उनका नजर आ रहा है। कल वो राजस्थान में गरज रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ और हाथरस से क्या कुछ कहते हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन बीड़ा तो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह ने भी उठा रखा है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आज है, कांकेर का दौरा करने वाले हैं, जहां पर चुनावी जनसभा में वो फिर से विपक्षी गठबंधन को तो घेरेंगे ही, साथ ही साथ भोजराज नाग के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। कांकेर का क्या हाल है आज, खासतौर से बड़ी गर्मी और बड़ी चुनावी रैली? ओवर टू यू योगेश। लावनी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पूरे देश में मौसम जो है लगातार गर्म है, तापमान चढ़ता नजर आ रहा है, इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी सभी तरफ जो है सियासी पारा भी तूफान पर है, उफान पर है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ बयानी तूफान मचा हुआ है, दूसरी ओर पारा भी उफान पर है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो आज से लेकर के तकरीबन अगले 3 दिन तक प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वो तकरीबन 2 दिनों में 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। उसके अलावा कल देर शाम देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे और उसके बाद एयरपोर्ट से वो सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के शीर्ष नेता हैं, शिल्पकार हैं, उन सब से मुलाकात की है। और उसके बाद किस तरह की यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं चुनाव के लिहाज से, किस तरह आने वाले दिनों में प्लानिंग के साथ बीजेपी बढ़ रही है, इन सारे विषयों को लेकर अमित शाह ने चर्चा की है। और उसके बाद आज कांकेर में एक बड़ी जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
वो भी लावनी आज पहले लोरमी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रायपुर लोकसभा पहुंच करके मां कौशल्या की जो भूमि है चंदखुरी, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके अलावा एक और संबोधित करते हुए वो कुल मिलाकर के 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, चाहे जैसा आपने कहा कि राजनीति के चाणक्य अमित शाह की बात हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, तो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगला 3 से 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पर कई जगहों पर चुनावी पारा बढ़ा रहेगा, क्योंकि 26 अप्रैल को कांकेर में चुनाव होना है दूसरे चरण में। अगर मैं कांकेर लोकसभा सीट की बात करती हूं, यहां पर वहां का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? भोजराज नाग के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री। कांकेर की जनता के मुख्य मुद्दे और यहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जैसी परिस्थिति है ग्राउंड से, अगर यहां का राजनीतिक समीकरण आप समझा सके तो योगेश। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में यदि हम कई ऐसे सीटों की बात करें जहां पर महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में जो है सभी पार्टियों के नेता नजर आने वाले हैं, उसमें कांकेर भी शामिल है। कांकेर लोकसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भोजराज नाग को अवसर दिया है। भोजराज नाग जो हैं पहले विधायक रह चुके हैं और उसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से कन्वर्जन के मामले आते रहे हैं उस पर विरोध लगातार करते हुए भोजराज नाग नजर आते रहे हैं बड़े स्तर पर, चाहे वो घर वापसी कराना हो लोगों का या जो मिशनरी है उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात हो, तो युद्ध करते भी भोजराज नाग नजर आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भोजराज नाग को अवसर दिया एक प्रत्याशी के रूप में। लेकिन अगर बीरेश ठाकुर की बात करें जो कांग्रेस के प्रत्याशी, इनको दोबारा अवसर मिला लावनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीरेश ठाकुर को यहां पे हार मिली थी, लेकिन एक बार फिर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने यहां पे जो है भारतीय नेशनल कांग्रेस ने यहां पर विशेष रूप से बीरेश ठाकुर को पुनः अवसर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो है खासतौर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, चूंकि कांकेर में आपको याद है कुछ दिन पहले ही एनकाउंटर हुआ था नक्सलियों का, 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो एक्शन मोड में यहां पे लगातार राज्य की सरकार काम कर रही है और जिस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर के जो एक बड़ा चैलेंज नजर आता है खासतौर पे कन्वर्जन का, तो उसके विरोध में भोजराज नाग नजर आते रहे। ऐसे माना जा रहा है कि खासतौर पे चाहे जनजातीय कल्याण आश्रम की बात करें, चाहे विभिन्न अनुसांगिक संगठनों की बात करें, संघ के, भारतीय जनता पार्टी के, हर कोई विशेष रूप से इस पूरे चैलेंज में लगा हुआ है और यह माना जा रहा है कि इस बार कांकेर की लड़ाई भी इतनी आसान नहीं होने वाली है। आसान नहीं होगी, लेकिन लड़ाई मुद्दों पर लड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जो सीधे सीधे जन जन के विकास, देश के हित से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा दे रही है। 400 पार होगा या बदल जाएगी सरकार, इस पर हम सभी की नजर रहेगी। 4 जून का इंतजार होगा। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं जरा ध्यान से देख लीजिए व्यूअर्स, क्योंकि ये वही चेहरे हैं जो ग्राउंड पर बने रहेंगे, जो सीधी रिपोर्ट, चप्पे चप्पे की, पल पल की जानकारी आपके बीच लाकर रखेंगे। 4 जून को सबसे तेज सटीक नतीजों के साथ यही हमारे वो योद्धा होंगे जो आपके साथ बने रहेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर्स लाइव में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।